हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में लोग देखने वाले आप लोग जो मॉडल पेपर सेट पर जारी हुआ उसमें साइंस में बायोलॉजी का डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे क्या क्या उसका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सभी को शेयर कर दीजिए। इससे पहले बता दें आप लोग का साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री अपलोड कर दिए हैं, मैथ का आप लोग का जितना ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं, हिंदी इंग्लिश सबका ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं। जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। और सबको इस तरह से हम आंसर लाए हैं कि आप लोग उसको देखते ही समझ जाएं और आंसर याद हो जाए। ठीक है, कोई यहाँ पे बनाया हुआ नोट्स है तो जो आसानी होगा आप लोग को पढ़ने में। देखिए क्या है। सबसे पहला आप लोग का सवाल है कि पराबैंगनी किरणों के जीवधारियों पर पड़ने वाले दो हानिकारक प्रभाव को लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणों के जीवधारियों पर दोस्तों पड़ने वाले दो हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित है। देखिए क्या क्या है। इससे पहला त्वचा कैंसर हो सकता है। आप लोग सभी पता है जो पराबैंगनी किरणें जो सूरज से आती है हानिकारक पराबैंगनी किरणें, इससे त्वचा कैंसर हो सकता है। आंखों पर पड़ने से आंखों को क्षति पहुंचती है तथा रोशनी भी जा सकती है। दोस्तों अगर पराबैंगनी किरणें हमारे आंखों पर पड़ जाए ना तो आंखों की रोशनी तक भी जा सकती है, अंधे भी हो सकते हैं। ठीक है, मोतियाबिंद हो सकता है, तो बहुत ही क्षति पहुंचाती है। तो ये दो है चूंकि एक नंबर का सवाल मतलब था। चलिए अगला सवाल देखिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और इसका उपोत्पाद क्या है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम की दृष्टि से आप लोग का। ठीक है, देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। क्या क्या दोस्तों, ध्यान सुन लीजिए कि स्वपोषी पोषण मतलब क्या, जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं उसके लिए उनको क्या जरूरत पड़ता था, क्या जरूरत पड़ता है, सूर्य का प्रकाश की जरूरत पड़ता है, क्लोरोफिल का जरूरत पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो जो चीज़ का जरूरत पड़ता है वही हो गया आप स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये सारा हो गया। और इसके उपोत्पाद मतलब इससे जो प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा वो क्या होगा। तो आपको पता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं पेड़ पौधे ही देते हैं ना, तो पेड़ पौधे से उत्पाद प्राप्त होता है ऑक्सीजन, जिसको हम लोग सांस के द्वारा लेते हैं। यहाँ एक इक्वेशन के द्वारा हम दिखा दिए इसको, चूंकि इक्वेशन लिखने नहीं बोला था लेकिन आप लोग समझने के लिए हम दिखा। देखिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, ये ग्लूकोज बनाता है। देखिए ऑक्सीजन बना रहा है और जल बना रहा है। ठीक है, ये आप समीकरण भी लिख सकते हैं और अच्छा आप लोग का एग्जामिनर की दृष्टि में बहुत अच्छा होगा। अगला, वायवीय यानी कि ऑक्सी तथा अवायवीय यानी कि अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है, अंतर लिखने बोला है। ठीक है, तो चूंकि 2 नंबर का सवाल है तो ज़्यादा अंतर लिखेंगे नहीं, ये 5 नंबर में आप लोग का पूछ सकता है तो ज़्यादा अंतर उसमें लिखना होगा। तो देखिए वायवीय श्वसन नाम से ही पता चला, वायवीय यानी वायु जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और अवायवीय मतलब वायु के बिना, मतलब ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो सबसे पहला अंतर क्या है, देखिए वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। भैया नाम में ही लिखा है वायवीय, मतलब वायु तो होना चाहिए, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा अवायवीय यानी कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए भैया, मतलब इस तरह का जो श्वसन होता है आप लोग का शरीर के अंदर किस, तो वो वाला चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो ऑक्सीजन के बिना कोई श्वास नहीं ले सकता है, ये जो होता है किसी किसी में। अवायवीय श्वसन मतलब क्या, ये जो श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो वायवीय श्वसन है दोस्तों इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो अवायवीय श्वसन है इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें दोस्तों कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, और इसीलिए दोस्तों इसमें ऊर्जा हमें कम मिलती है। देख रहे हैं ना। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट था, चूँकि 2 नंबर का सवाल था, 2 ही पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, हमारी पेशियों में अकड़न कैसे आती है। हमारी पेशी, आपको होता है ना कि अचानक कभी मांसपेशियों में दर्द आ जाता है, ऐंठन हो जाता है, क्यों होता है। तो देखिए हमारी पेशियों में अकड़न निम्नलिखित प्रकार से आती है। क्या क्या और कैसे आती है। ऑक्सीजन की कमी, जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग का शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तो हमारे पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव के कारण क्या होता है, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, और इसी लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण दोस्तों पेशियों में अकड़न आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या, पानी का कमी। शरीर में जब पानी की कमी हो, शरीर में पानी की कमी भी अकड़न पैदा कर सकती है। कम पानी पीने वालों के नसों में नमी की कमी के कारण खिंचाव पैदा हो जाती है। आप लोग को पता है जो पानी कम पिएगा उसके शरीर में नमी कम होगा, तो नसों में पानी कम जाएगा, नमी कम होगा उसमें। ठीक है, सूखापन आएगा, तो जिसके कारण खिंचाव पैदा हो जाता है और अकड़न का स्थिति आ जाता है।
अगला विटामिन की भी कमी से, विटामिन की कमी से मतलब शरीर में विटामिन की कमी के कारण मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। विटामिन अगर किसी को सही तरीके से नहीं मिल पाता जिसका जरूरत है तो मांसपेशियां कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसके कारण चलने फिरने के दौरान अकड़न आ जाती है। अगला पॉइंट क्या है देखिए, हृदय की कमजोरी। हृदय की कमजोरी के कारण मसल्स को उचित मात्रा में रक्त नहीं मिलता। अगर हृदय की कमजोरी होगा तो क्या रक्त को पंप नहीं कर पाएगा, रक्त को पंप करके भेज नहीं पाएगा, क्योंकि हृदय का काम ही है पंप की तरह, वो रक्त को भेजता है पंप करके। तो अगर वही कमजोर हो जाएगा तो रक्त को ठीक से नहीं भेज पाएगा, ठीक है, तो उचित मात्रा में रक्त नहीं मिल पाता है मसल्स को, जिसके कारण पेशियों में खिंचाव आ जाती है। गॉट इट। नेक्स्ट, कैल्शियम की कमी। शरीर में दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण भी पेशियों में अकड़न आ जाती है, ठीक है। तो ये था 5 पॉइंट, इसको लिख दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए रक्त क्या है, रक्त के कार्य देखिए, द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यह ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ये वर्ड तो लिखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है और यह ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। क्या क्या कार्य करता है तो चलिए देख लेते हैं। रक्त के निम्नलिखित कार्य क्या क्या, ऑक्सीजन का वहन। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कहाँ, फेफड़े से ऑक्सीजन को लेता है और शरीर के विभिन्न भागों को बांटता है, जितना दूर गया हमारा हाथ पैर, जितना जहाँ जहाँ है, नसों के द्वारा, ठीक है। क्या करता है, रक्त के द्वारा ये ऑक्सीजन का वहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, सर हमारे शरीर में जब क्या ऑक्सीजन का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाकर फेफड़ों तक छोड़ देता है, फिर बोलता है फेफड़ा इसको बाहर निकाल दे, ठीक है। तो फेफड़ों तक लाता है, फिर इसका निष्कासन होता है वहाँ से। नेक्स्ट, पोषक तत्वों का वहन। यह हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का वहन करता है। क्या करता है दोस्तों, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार जो पोषक तत्व होते हैं, हम लोग जो खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन, जो भी खाते हैं पोषक तत्व, इस सब का वहन करता है, खून के द्वारा ही होता है, रक्त के द्वारा ही होता है, ठीक है। रक्त में उपस्थित सफ़ेद रक्त कणिका विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करता है। ये भी इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य कि जो WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिका, सफ़ेद बोलिए या फिर श्वेत बोलिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। श्वेत रक्त कणिका जो होती है ये रोगों से शरीर की रक्षा करता है। और लास्ट पॉइंट है, रक्त हार्मोन को भी सही जगह तक पहुँचाता है। रक्त के द्वारा ही हार्मोन का भी एक जगह दूसरी जगह स्थानांतरण होता है, जिसका सही जगह तक पहुँचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि यहाँ आप लोग का देखिए 39 नंबर जो है, ऐसी क्रिया करके जिसके द्वारा प्रत्येक जीव, यहाँ पूछा है आप लोग का कि जनन किसे कहते हैं और लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर बोलने बोला है, 39 नंबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ऐसी क्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने ही समान एक नया जीव उत्पन्न करता है उसे जनन कहते हैं। सवाल क्या है, जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में निम्नलिखित क्या अंतर है। तो देखिए जनन क्या है, ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने ही समान एक नया जीव उत्पन्न करता है उसे जनन कहते हैं, ठीक है। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या क्या अंतर है, देखिए सबसे पहला पॉइंट कि इस क्रिया में, अलैंगिक में देखिए क्या है, इस क्रिया में नर और मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अलैंगिक जनन जो होता है दोस्तों, इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि लैंगिक जनन में इस क्रिया में नर और मादा की दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आप एक पॉइंट, हम इस तरह से पॉइंट तैयार किए हैं कि अगर आप एक पॉइंट भी याद कर लिए दूसरा पॉइंट अपने आप याद हो जाएगा। अलैंगिक जनन में नहीं पड़ती है जरूरत नर मादा की, लैंगिक जनन में दोनों का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है तो यह उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। इसमें निषेचन नहीं होता है तो इसमें निषेचन होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण नहीं होते हैं। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण नहीं होते हैं तो इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो जाते हैं, ठीक है। ये सारा पॉइंट था। और इसी में एक सवाल अटैच था कि एकल जीवों में प्रजनन की विभिन्न विधियों का नाम लिखें। एकल जीवों में प्रजनन की जो विभिन्न विधियाँ उसका नाम लिखना है। तो देखिए लिखे हैं क्या क्या विधियाँ है, विखंडन है, खंडन है, पुनर्जनन है, मुकुलन है और कायिक प्रबंधन। एकल जीवों में इसके द्वारा आप लोग का प्रजनन होता है। गॉट इट। अगला नंबर देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन कि चित्र का निरीक्षण कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है कि चित्र क्या दर्शाता है और चित्र में प्रदर्शित घटना का परिचय दीजिए, ठीक है। और एक सवाल है, आगे चलिए हम नीचे दिखाते हैं। तो सबसे पहला चित्र क्या दर्शाता है, तो देखिए चित्र में अमीबा अलैंगिक जनन की विधि को दर्शा रहा है, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं चित्र अमीबा अलैंगिक जनन की विधि को दर्शाता है, जो कि अलैंगिक जनन की विखंडन विधि द्वारा होता है, ठीक है। क्योंकि अमीबा में क्या होता है, इसका खंडन अलैंगिक जनन की विधि द्वारा होता है, ठीक। यहाँ आप डायरेक्ट सिंपल एक लाइन लिख सकते हैं कि चित्र में अमीबा के अलैंगिक जनन की विधि को दर्शाया गया है। नेक्स्ट पूछा है कि
चित्र में प्रदर्शित घटना का परिचय दीजिए। ये घटना का बोला है कि कैसे क्या हो रहा है उसको बारे में लिखना बोला। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये जो केंद्रक है बीच में देखिए ये वाला, ठीक है, इसका देखिए विभाजन हो जा रहा है, हो रहा है ना, बंट रहा है, बीच से कट जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, केंद्रक का विभाजन हो जा रहा है। उसके बाद क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पर समसूत्र विधि द्वारा समान गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर जमा हो जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बीच में अंदर की ओर धंसती है। एक कोशिका दो भागों में बंट जाती है। इस प्रकार पूरी अमीबा निर्मित होती है। ठीक है, क्या हो रहा है कि समसूत्र विधि द्वारा समान गुणसूत्र, जो एक समान गुणसूत्र होता है वो विपरीत ध्रुव पर जमा हो जाता है। ठीक है, समान सूत्र वाला एक साइड आ जाता है, विपरीत ध्रुव पर जमा हो जाता है। प्लाज्मा झिल्ली बीच में अंदर की ओर धंसती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है, बीच में अंदर की ओर धंसती है। ठीक है, और उसके बाद इस प्रकार की एक कोशिका दो भागों में बंट जाती है। यहाँ देख सकते हैं दो भागों में यहाँ बंट गया है, देखिए दो भागों में बंट गया है ना। ठीक है, तो दोस्तों अगला इसमें एक सवाल पूछा है कि पुनरुद्ध भवन क्या है। तो देखिए पुनरुद्ध भवन पूछा है। पुनरुद्ध भवन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से सुनिए इसको, कि जब किसी प्राणी को कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण कर देता है, उसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। पुनरुद्ध भवन क्या है कि जब किसी प्राणी को कई टुकड़ों में काट दिया जाता है और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर जीव का निर्माण करता है, उसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक प्राणी है, ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर भी काट दिए, यहाँ पर भी काट दिए, यहाँ पर भी, कितना भाग में बढ़ गया, 4 भागों में। अब प्रत्येक भाग जो होगा दोस्तों, प्रत्येक भाग क्या करेगा, एक नया इस तरह का निर्माण कर लेगा। ठीक है, एक नया इस तरह का निर्माण कर लेगा, तो उसे कहते हैं पुनरुद्ध भवन। मान लीजिए इस तरह से एग्जाम्पल, अगर आदमी को कई भागों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक जो आदमी का टुकड़ा होगा ना, एक हाथ होगा, एक पैर होगा, एक माथा होगा, तो हर एक भाग एक नया आदमी का निर्माण कर लेगा। तो कैसे कह दिखेगा, भूत जैसा दिखने लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, जादू हो गया। तो इसी तरह होता है दोस्तों कि ऐसा जिसमें होता है उसे हम लोग कहते हैं पुनरुद्ध भवन। ठीक है, कई जीवों में ऐसा होता है। तो दोस्तों ये था आप लोग का बायोलॉजी का सारा सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग इससे पहले हम फिजिक्स केमिस्ट्री अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बस यहाँ पे जो जो बताया गया आप लोग नोट्स इसका ध्यान से पहले समझ लीजिए, क्योंकि समझने के बाद आप लोग भूलेंगे नहीं इसको, और कॉपी में नोट कर लीजिए। एग्जाम में अगर आएगा लिख दिए, पूरा नंबर मिल जाए, एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जितने सारे आपके दोस्त हैं, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ हो। किसी का अच्छा कीजिएगा तो आपका भी कहीं ना कहीं अच्छा जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।